हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है तैयारी? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि अब तैयारी कैसी चल रही है। चलिए चलते हैं। अपन ने नेक्स्ट पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो हीगल थे। कौन थे? हीगल। अपन हॉब्स कर चुके हैं, लॉक्स कर चुके हैं, रूसो कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हो चल रहा है अपना हीगल प्रेजेंट में। आज हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति लेके आएगा। द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल की क्या है, ठीक है। चलिए चलते हैं। हीगल की द्वंद्व पद्धति क्या है? डायलैक्टिक मेथड। कैसा है? डायलैक्टिक मेथड। हीगल का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है द्वंद्वात्मक पद्धति, डायलैक्टिक मेथड। इन हीगल के अनुसार आइडिया, विपरीत विचार, अपोजिट आइडिया को जन्म देता है। दोनों में संघर्ष होता है तो नया उत्पन्न होता है। जैसे हमने कल बताया था आपको कि क्लास में, जब जो विचार अपने मन में आया वो बात होता है, थीसिस, ठीक है। तो इसके बाद के एक विपरीत में हर आता है, करें या ना करें। अपना कुछ काम भी करते हैं तो जरूर उसके विपरीत में आता है कि करें करें या करें या ना करें। जैसे अपन मान चले PY लगा रहे हैं, अभी लगाएं या थोड़ी देर में लगाएं या फिर कुछ टाइम बाद लगाएं। इसके बाद के एक विचार और आता है, उसके प्रतिवाद बोलते हैं, विपरीत में आता है, अपोजिट में, अपोजिट आइडिया होता है। और दोनों वाद और प्रतिवाद यानी थीसिस और सिंथेसिस में क्या चलता है? संघर्ष चलता है। और दोनों के संघर्ष में जीत एक ही होती है, उसको हम संश्लेषण यानी संवाद बोलते हैं, ठीक। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेटिक, वाद, प्रतिवाद, संवाद, संश्लेषण, ठीक है। वाद, प्रतिवाद, संवाद, ओके। कल मैंने एग्जाम्पल बताया, उसी के एग्जाम्पल को लेके आए हैं। जैसे थीसिस यानी दास्ता, दास्ता, दास्ता यानी किसी के गुलाम रहना। गुलाम क्या चाहता है? आज़ाद होना। गुलाम के मन में कौन सी विचार चलता है? आज़ाद होना। दोनों में, आज़ाद में, दास्ता और फ्रीडम में, दोनों में संघर्ष होता है। तो निकल क्या आता है? लीगल स्टेट के। लीगल स्टेट बन जाएगा तो अपने आप कानूनी राज्य बन जाएगा, तो स्वतंत्रता मिल जाएगी दास्ता को। यह पद्धति बताती है कि इतिहास और समाज निरंतर संघर्ष परिवर्तन की प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं। हीगल के ये सिद्धांत है डायलैक्टिक मेथड वाला। ये बताती है इतिहास में जो समाज निरंतर संघर्ष और परिवर्तन की प्रक्रिया से आगे बढ़ता है, ठीक है। हीगल की द्वंद्वपति विचारों और वास्तविकता की गति की प्रक्रिया है। इसमें विरोध और संश्लेषण का विकास होता है। जिसमें द्वंद्वात्मक पद्धति है, उसमें विरोध और संश्लेषण का विकास होता है। यस, वाद प्रतिवाद वो होता है विरोध, उसमें संश्लेषण निकलता है लास्ट में। हीगल का एक महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है जी। स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। किसने इसका कथन व्यक्त किया? हीगल ने। हीगल के आदर्शवादी हैं। हीगल का कथन है उनके राज्य की आदर्शवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है इस कथन से, ठीक है। यह कथन क्या है? राज्य ईश्वर की, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। उनके अनुसार राज्य केवल राज्य संस्था नहीं बल्कि नैतिक और दैवीय व्यवस्था है, ठीक है। हीगल के अनुसार राज्य ईश्वर की इच्छा का धरती पर मूर्त रूप होता है। राज्य ईश्वर की इच्छा का धरती पर मूर्त रूप है। इसका अर्थ क्या है? राज्य केवल कानून या बल से नहीं चलता है। अर्थ क्या है? राज्य केवल कानून और बल से नहीं चलता है, बल्कि ये मानव की नैतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति का सर्वोच्च माध्यम है। हीगल के अनुसार कानून और बल की जरूरत नहीं है, उसके साथ साथ नैतिक स्वतंत्रता भी जरूरत है राज्य को आगे चलाने के लिए, डेवलप करने के लिए, ठीक है। राज्य व्यक्ति से ऊपर है। हीगल ने राज्य को व्यक्ति से ऊपर माना है। व्यक्ति को कुछ भी नहीं माना, राज्य को क्या माना? सर्वोच्च माना है।
क्योंकि यह सभी व्यक्तियों की सामूहिक इच्छा और नैतिकता का प्रतीक होता है। राज्य में ही सभी की सामूहिक इच्छाएँ पूरी होती हैं, नैतिकता का ही प्रतीक होता है, इसलिए उसने राज्य को सर्वोच्च माना है। निष्कर्ष, राज्य को ईश्वर की इच्छा कहना है राज्य की सर्वोच्चता और नैतिकता को दर्शाता है। राज्य को ईश्वर की इच्छा कहना यानी राज्य जो किसकी इच्छा से बनाया गया है, ईश्वर की इच्छा से हेगल के अनुसार, तो राज्य की सर्वोच्चता और नैतिकता को दर्शाता है। हेगल के अनुसार स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? हेगल के अनुसार स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? हेगल के अनुसार स्वतंत्रता का आवश्यकताओं की समझ है। हेगल के अनुसार यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए तो उसका अर्थ क्या है? आवश्यकताओं की समझ। हमें ज़रूरत होनी चाहिए स्वतंत्रता की हेगल के अनुसार, तभी हम स्वतंत्रता मिल पाएगी। यदि हम फील ही नहीं करेंगे स्वतंत्रता है क्या, हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है स्वतंत्रता का अर्थ हेगल ने आवश्यकता को बताया है। ठीक, यानी सच्ची स्वतंत्रता होती जब व्यक्ति अपने कार्यों को और राज्य की नैतिक अवस्था के अनुसार करता है। यानी सच्ची स्वतंत्रता तब होती है जब व्यक्ति अपने कार्यों को तर्क और नैतिक व्यवस्था के अनुसार करता है। राइट है ना? व्यक्ति में समझ होगी, नैतिकता होगी, तभी तो वो अपने दायित्व को समझेगा। मुख्य बिंदु क्या है? स्वतंत्रता मनमानी नहीं होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की नैतिक सीमाओं में रहकर होती है। सही है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है जो राज्य की नैतिक सीमा है उसी के अंदर ही होती है। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता। राज्य में व्यक्ति अपनी इच्छा को सामूहिक इच्छा से जोड़ता है। राइट है, क्योंकि राज्य में जो इच्छा होती है किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, राज्य में सामूहिक इच्छाओं के भीतर ही होती है। ठीक है, नैतिक इच्छा। उदाहरण लेके आए हैं, यदि नागरिक राज्य के कानून को तर्कपूर्वक स्वीकार करता है तो वह वास्तव में स्वतंत्र है, क्योंकि वह नैतिक समझ से कार्य कर रहा है। राइट है, जैसे मान के चलो कोई भी व्यक्ति है, नागरिक है, राज्य में नियम कानून बनाए गए हैं उनको स्वीकार करता है। ठीक है, और वह अपनी नैतिकता को अपनी समझदारी के साथ कार्य करता है तो वो स्वतंत्र है। और जो व्यक्ति में समझदारी नहीं है वो कानून को स्वीकार नहीं करेगा, यहाँ वहाँ की तर्क बतर्क करेगा, यहाँ वहाँ की बातें करेगा, उसको रूल्स को या राज्य में जो कानून बनाया उसको स्वीकार नहीं करेगा, तो वो अपनी नैतिकता से काम नहीं कर रहा है, अपनी समझदारी से काम नहीं दिखा रहा है, तो अपने आप में वो फ्रीडम नहीं है। ठीक है, इसके अनुसार हेगल के अनुसार हेगल के राज्य सिद्धांत की आलोचना करें। यानी हेगल की जो राज्य की थ्योरी ऑफ स्टेट है उसको किसने आलोचना की है? अत्यधिक राज्यवाद। इसकी आलोचना अत्यधिक राज्यवाद क्योंकि हेगल ने राज्य को सबसे सर्वोच्च माना है, व्यक्ति से भी सर्वोच्च माना है, इसकी राज्य की अत्यधिक राज्यवाद हो गया है। हेगल ने राज्य को व्यक्ति से ऊपर रखा है, इसलिए इस व्यक्ति की स्वतंत्रता कमजोर पड़ जाती है। निरंकुशता, राज्य को ईश्वर की इच्छा कहकर उन्होंने किसी भी निर्णय को सरकार को उचित ठहरा दिया है। निरंकुश सरकार को उचित ठहरा दिया है, यानी किसी भी डेमोक्रेसी को भी वो उसको नहीं मानता है, वो राज्य ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानता है। व्यक्ति क्या अवहेलना, व्यक्ति की केवल राज्य का एक हिस्सा माना गया है, उसकी स्वतंत्र पहचान का कोई महत्व नहीं दिया गया। राइटिंग, जो कुछ करना है व्यक्ति को राज्य के अंदर ही करना है, राज्य को सर्वोपरि बताया, व्यक्ति की पहचान को उसने नहीं माना है। व्यवहारिकता की कमी, हेगल का सिद्धांत तेज दार्शनिक है, व्यवहारिक राजनीतिक समस्या को समाधान नहीं देता है। ठीक है, फांसीवाद पर प्रभाव, इनकी जो हेगल का जो आदर्शवाद उसने फांसीवाद और नारीवाद दोनों को जन्म दिया है, ऐसी विचारधाराओं को जन्म दिया है। आर्डिलियन, हेगल का आर्डिलियन आदर्शवाद क्या है? हेगल का दर्शन परम आदर्शवाद है कहलाता है। वास्तव में उनका विचार आइडिया स्पिरिटना की भौतिक वस्तुएं हैं।
आर्य आत्मा को महत्व बढ़ना, भौतिक वस्तुओं को कुछ नहीं माना उसने। मुख्य बिंदु क्या है? समस्त विश्व विचार अभिव्यक्ति है। प्रकृति, समाज और राजसिक ब्रह्म तीन विकास की अवस्था मानी है। स्टेट, सोशलिज्म और है नीचे, समाज और राज सब परमात्मा के विकास की अवस्थाएं हैं। वास्तविकता निरंतर विकासशील है। दत्तन पद्धति वास्तविक निरंतर विकासशील है। संक्षेप, हीगल का आइडियलिज्म कहता है कि सत्य, तर्क और आत्मा की एकता ही वास्तविकता है। सत्य, तर्क और आत्मा की एकता ही वास्तविकता की भौतिक वस्तुएं विचार का ही बाह्य रूप एकमात्र है। चलिए, फर्स्ट क्लास हम पहले लेके आ गए थे, कल की सेकंड आ जाए। हम कल इसके नेक्स्ट क्लास जो आएगी अपने उसमें जो आएगी MCQ 2 में से कोई एक लेके आ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए। हमारा आपका कंटेंट कैसा लग रहा है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देख तो बहुत लोग रहे हैं, सब्सक्राइब कोई नहीं कर, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।